आज का हमारा टॉपिक है संसद के अंतर्गत वित्तीय प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। वित्तीय प्रक्रिया का अर्थ है बजट का निर्माण कैसे संसद के द्वारा किया जाता है, कैसे बजट को संसद के द्वारा पारित किया जाता है और इसके लिए कौन-कौन से विधेयक संसद में पारित किए जाते हैं। तो आज हम बजट के निर्माण से संबंधित विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बजट से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हो संसद के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें विधायी कार्य भी किए जाते हैं, वित्तीय कार्य भी संसद के द्वारा किए जाते हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य किए जाते हैं, न्यायिक कार्य भी संसद के द्वारा किए जाते हैं और अन्य राजनीतिक कार्य किए जाते हैं, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। कल हमने विधि निर्माण से संबंधित प्रक्रिया को समझा था। आज हम संसद में वित्तीय प्रक्रिया कैसे चलती है और वित्तीय प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः बजट का निर्माण कैसे होता है, कैसे संसद इसको पारित करती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बजट को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर बजट क्या होता है। तो पहले हम यही समझते हैं कि बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा होता है। यानी सरकार के पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, उसका जो लेखा जोखा होता है उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। और कितनी अवधि के लिए ये आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है, ये एक वर्ष के लिए। और हमारे देश में आप जानते हो वित्त वर्ष होता है। एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे देश में एक वित्त वर्ष चलता है। जैसे अभी 2024 चल रहे हैं, तो 2024-25 का एक वित्तीय वर्ष होता है। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक हमारा एक वित्त वर्ष माना जाता है। और इस एक वित्त वर्ष के दौरान सरकार का जो आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा, आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। और बजट में अन्य क्या चीज होती है भाई, आय और व्यय का तो होता ही होता है लेखा जोखा। इसके अलावा भी सरकार की जो आर्थिक नीतियां होती हैं, सरकार के आर्थिक कार्यक्रम होते हैं, वो भी बजट में शामिल किए जाते हैं। तो पहली बात हो गई आय व्यय का लेखा जोखा होता है, और दूसरी बात हो गई आर्थिक, सरकार की आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम, ये भी बजट में शामिल होते हैं। आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम, कि सरकार किस प्रकार की आर्थिक नीति आगे आने वाले वित्त वर्ष में अपनाने जा रही है, कौन कौन से कार्यक्रम को वो अपनाएगी। तो ये दोनों चीजें बजट में शामिल होती हैं। तो पहली बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि बजट क्या होता है और किस अवधि के लिए ये बजट पारित करवाया जाता है, किस अवधि के लिए संसद में बजट रखवाया जाता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये बजट का निर्माण कौन करता है। बजट का अर्थ तो आपके समझ में आ गया होगा, आय व्यय का लेखा जोखा होता है। हम भी अपने आय और व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। हमारे पास से कितने रुपए गए, कितने रुपए हमारे पास आए, इसका हम अगर एक डायरी में हिसाब रख लें एक वित्त वर्ष का, तो वो हमारा बजट हो जाएगा। तो दूसरा जो सवाल उठता है कि ये बजट आखिर तैयार कौन करता है। तो बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। बजट को कौन तैयार करता है, बजट को वित्त मंत्रालय तैयार करता है। और आप जानते हो वित्त मंत्रालय में 6 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत? 6 विभाग होते हैं। इन 6 विभागों में से कौन सा विभाग बजट को तैयार करता है? इस प्रकार वित्त मंत्रालय में क्या होता है, बड़ा मंत्रालय होता है और इसमें 6 विभाग होते हैं। जैसे रेवेन्यू विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है। तो इस प्रकार के इसमें वित्त मंत्रालय में
6 विभाग पाए जाते हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय बड़ा मंत्रालय है तो 3 मैंने नाम लिखे, और भी 3 प्रकार के विभाग और पाए जाते हैं। तो इनमें से एक विभाग होता है वो बजट तैयार करता है, और ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वित्त मंत्रालय का जो इकोनॉमिक अफेयर जो डिपार्टमेंट है, आर्थिक विभाग होता है वित्त मंत्रालय का, वो बजट को तैयार करता है। कौन सा विभाग तैयार करता है? आर्थिक विभाग। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होता है वो बजट को तैयार करता है। ठीक है। फिर सवाल आता है कि बजट को संसद में कौन पेश करता है? तो बजट को संसद में वित्त मंत्री पेश करता है। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। और बजट से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 112 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रखवाएगा। अनुच्छेद 12 में ये प्रावधान किया गया। तो संविधान के अनुसार बजट कौन रखवाता है संसद में? राष्ट्रपति रखवाता है। और अनुच्छेद 112 में बजट का क्या नाम दिया गया है? अनुच्छेद 112 में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का संविधान में क्या नाम दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में कौन रखवाता है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है। अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ रखवाएगा? संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। कहाँ रखवाएगा? संसद के दोनों सदनों में। तो ये संविधान के अनुसार बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट शब्द बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं। संविधान में बजट का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बजट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द काम में लिया गया है। कौन से अनुच्छेद में लिया गया है? अनुच्छेद 112 में लिया गया है। बजट अपने को संविधान में कहीं शब्द मिलेगा नहीं। बजट जो शब्द आया है वो फ्रांस से आया है। फ्रांस के जो वित्त मंत्री होते थे वो जब भी वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रखने जाते थे तो जो कागज होते थे वो एक चमड़े के थैले में रखते थे और उसको क्या बोलते थे? बजट बोलते थे। और वहीं से ये बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। फिर तीसरी बात होगी कि वित्त मंत्री संसद में रखेगा, रखवाएगा कौन? राष्ट्रपति रखवाएगा। कहाँ रखवाएगा? संसद में रखवाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जब वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रखवाया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? यही 2 चीजें आती हैं जो हमने पहले बताई है। बाकी वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या चीज आएगा? एक तो आएगा आय व्यय का लेखा जोखा। आय और व्यय का लेखा जोखा आता ही है। और दूसरी बात क्या आएगी? दूसरी चीज होती है भारत की संचित निधि में से, भारत की संचित निधि में से, संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय, किया जाने वाला व्यय। ठीक है। और तीसरा प्रकार का जो विवरण होता है वो होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारित व्यय। ये 3 चीजें अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई जाती हैं। तीनों चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आय व्यय का लेखा जोखा अनुमानित होता है
और दूसरी जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, ये बार बार हम इसको इन शब्दों को आगे काम में लेंगे, इसलिए मैं आपको यही इनको समझा देता हूँ कि आखिर ये होते क्या हैं। तो दो चीज़ें हैं इसमें, भारत की संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। यहाँ जो शब्द आ रहा है, पहले तो संचित निधि को समझना पड़ेगा कि संचित निधि क्या होती है, फिर समझना पड़ेगा भी संचित निधि पर भारित व्यय का क्या अर्थ है, और संचित निधि में से किए जाने वाला व्यय का क्या अर्थ है। तो पहले हम समझेंगे संचित निधि को और फिर देखेंगे भारित व्यय क्या होता है और संचित निधि से किया जाने वाला व्यय क्या होता है। तो देखिए, भारत सरकार के 3 प्रकार के खाते होते हैं। जैसे हमारा खाता होता है बैंक में, वैसे भारत सरकार की भी 3 प्रकार की निधियां होती हैं, 3 प्रकार के खाते होते हैं। और इन खातों को क्या कहते हैं, देखो, पहला हो गया संचित निधि। कहाँ हो गया? संचित निधि। और दूसरा भारत सरकार का खाता होता है लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि। और तीसरे प्रकार का होता है आकस्मिक निधि। ये 3 प्रकार के खाते सरकार के होते हैं। आकस्मिक निधि का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 267 में, इन दोनों का दिया हुआ 266 में। तो पहली बात तो ये हो गई, 3 प्रकार के खाते हो गए। दूसरी बात है कि संचित निधि का क्या मतलब होता है, इसमें कौन सा पैसा रखा जाता है। लोक लेखा निधि का क्या अर्थ होता है, इसमें कौन सा पैसा होता है। आकस्मिक निधि में कौन सा पैसा रखा जाता है, कौन इसमें से खर्च कर सकता है। इन बातों के आधार पर इनको हमें समझेंगे। तो सरकार के पास जो भी पैसा आता है, किसके माध्यम से? टैक्स के माध्यम से, या सरकार किसी से उधार लेती है। तो सरकार के पास जो भी पैसा आएगा, टैक्स के माध्यम से आओ या सरकार उधार लेके रखो, ये सारा पैसा कहाँ जमा होगा? संचित निधि में। यानी टैक्स, जिसको कर बोलते हैं, करों से प्राप्त पैसा और उधार से प्राप्त पैसा। सरकार जो भी उधार लेती है वो पैसा, और सरकार जो टैक्स लेती है हमारे से, वो पैसा कहाँ जमा होगा? वो पैसा संचित निधि में जमा होता है। पहली बात समझ में आ गई। संचित निधि में पैसा कौन सा होगा? सरकार टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करती है, सरकार कहीं से उधार लेती है, ऋण लेती है विदेशों से, वो सारा पैसा इसमें जमा कर देगी। दूसरी बात, लोक लेखा निधि क्या होती है? लोक लेखा निधि लोगों का इसमें जो पैसा होता है वो जमा होता है। लोगों का पैसा कौन सा? भाई, हमने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं, वो पैसा इसमें जाएगा। हमने कोई LIC करवा रखी है, वो पैसा इसमें जाएगा। हमने कोई बचत पत्र बनवा रखा है, वो पैसा इसमें जाएगा। यानी लोगों का जो पैसा होता है ना सरकार के पास, किसी भी रूप में लोगों ने बचत करके या किसी जीवन बीमा निगम में पैसे जमा करवाए हैं, वो सारे पैसे कहाँ जमा होते हैं? लोक लेखा निधि में होते हैं। यानी लोगों का जो पैसा होता है, लोगों का पैसा, अब लोगों का पैसा कहाँ होता है? या तो बैंक में होता है, लोगों का पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, या कोई LIC करवाते हैं, या कोई बीमा करवाते हैं। वो सारा पैसा, लोगों का पैसा, इस निधि में जमा होता है। बात समझ में आ गई? लोगों का जो भी पैसा सरकार के पास है वो इसमें जमा होता है। सरकार का खुद का पैसा है, टैक्स से आए या उधार लेके, वो संचित निधि में जाएगा। तीसरा है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का निर्माण इमरजेंसी के लिए किया हुआ है कि देश में जब भी कोई इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति हो, आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ जाए पैसे की, तो उसके लिए सरकार ने विधि बनाकर एक निधि का निर्माण किया है, एक फंड का निर्माण किया है। उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि बोलते हैं। और इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि 500 करोड़ रुपए इसमें पड़े रहेंगे। जब भी हमें आकस्मिक आवश्यकता होगी, कोई अचानक आवश्यकता पड़ेगी, हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये 500 करोड़ रुपए की निधि है जो संसद ने विधि बनाकर इसमें जमा किए हैं। संसदीय विधि के माध्यम से
इस आकस्मिक निधि का निर्माण किया गया है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई, 3 प्रकार की निधियां होती हैं, किसका पैसा होता है। दूसरी बात है कि इनमें से पैसा निकालते कैसे हैं। भाई ये जो पैसे होते हैं लोगों के पैसे, ये तो बैंकों के माध्यम से निकलते हैं। बैंक जो लेन देन करते हैं वो पब्लिक अकाउंट में से करते हैं, लोक लेखा निधि में से करते हैं। ये पैसा हम इमरजेंसी में निकालते हैं, सरकार निकालती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में ये आकस्मिक निधि रहती है। इसका नियंत्रण किसके पास रहेगा? भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। किसके पास रहेगा? भारत के राष्ट्रपति के पास। कौन सी निधि का? आकस्मिक निधि का। अब तीसरी बात आती है संचित निधि। संचित निधि सरकार जो भी पैसा काम में लेती है, चाहे किसी योजना पर लो, चाहे पेंशन पर लो, चाहे कोई सड़क बनाए, यानी सरकार के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाएगा वो सारा पैसा कहाँ से लिया जाता है? संचित निधि से लिया जाता है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए हमेशा संसद की अनुमति ली जाती है। बिना संसद की अनुमति के 1 रुपया भी सरकार नहीं निकाल सकती। तो सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे के सारे खर्चे कहाँ से किए जाएंगे? संचित निधि से ही किए जाएंगे। सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जाएंगे संचित निधि से किए जाएंगे। किसकी अनुमति से किए जाएंगे? संसद की अनुमति से किए जाएंगे। अब हम अपने मूल बात को समझते हैं। आपको पता चल गया होगा संचित निधि क्या है। अब 2 प्रकार का व्यय होता है संचित निधि में से। एक तो संचित निधि में से व्यय, यानी सरकार के लिए कोई पुल बनाना है, सरकार को कोई हॉस्पिटल बनाना है, सरकार को कोई सड़क बनानी है, कोई स्वास्थ्य की योजना चलानी है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? संचित निधि से खर्च किया जाएगा। तो ये पहला प्रकार का हो गया, यानी भारत की संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय, यानी सरकार के कामकाज के लिए जो पैसा चाहिए वो ये पहले प्रकार का है, संचित निधि वाला। ठीक है। फिर दूसरा आता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। इसमें कौन सा व्यय होता है? देखो, इसमें हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, जिनका स्वायत्त रहना बहुत जरूरी होता है, उनके वेतन भत्ते पर जो पैसे खर्च होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संचित निधि पर भारित व्यय बोलते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे पद जिनका स्वायत्त रहना, सरकार से स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, उनके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित व्यय कहलाते हैं। और भारित कहने का अर्थ ये है कि उनमें सरकार चाहे तो भी कटौती नहीं कर सकती। यहाँ पे कटौती हो सकती है, संचित निधि में से जो पैसा निकालेंगे उसमें कटौती हो सकती है। कोई सड़क बनाने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो 500 करोड़ दे देगी सरकार, कोई इसमें समस्या नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी? भाई राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिर्फ पेंशन है। तो और केग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसके वेतन और भत्ते इस निधि में से लिए जाते हैं संचित निधि पर, वो भारित व्यय कहलाते हैं। उनमें सरकार चाहे तो भी कम नहीं कर सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारित व्यय बोलते हैं। तो बजट में ये चीज भी होती है। तो अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि बजट में क्या क्या चीज शामिल होती हैं। ये सारी बातें कहाँ दी गई हैं? अनुच्छेद 112 में दी गई हैं। ठीक है। तो ये तो था वार्षिक वित्तीय विवरण में होता क्या है। अब आगे हम इसको देखेंगे भी ये कैसे संसद के द्वारा पारित होता है। तो दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो बजट होता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बजट बोल रहे हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न आए तो वार्षिक वित्तीय विवरण ही करना है, क्योंकि बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। हम बोलचाल की भाषा में बजट शब्द बोल रहे हैं। तो बजट संसद में कब पारित किया जाता है? बजट संसद में 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कब किया जाता है? 1 फरवरी को हर वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। 2017 से ये व्यवस्था शुरू की है। उससे पहले जो बजट पेश किया जाता था 28 फरवरी को किया जाता था। अब ये भी अपन जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों 1 फरवरी को
पेश किया जाने लगा, पहले 28 फरवरी को पेश किया जाता था, उससे क्या समस्या आती थी, और अब 1 फरवरी को पेश करने से कौन सी समस्या का समाधान हो गया, उसको अब देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कि बजट कब प्रस्तुत किया जाता है संसद में। 1 फरवरी को प्रस्तुत करते हैं, 1 फरवरी को। और आप जानते हो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो 1 फरवरी को बजट इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि बजट को पेश करने के बाद में और ये पूर्ण रूप से पारित होता है, उसके लिए 2 महीने का टाइम लग जाता है। भाई 1 फरवरी को अगर बजट हमने संसद में पेश किया है तो ये बजट लगभग 31 मार्च तक ही पारित हो पाता है, 31 मार्च तक पारित हो पाता है, क्योंकि इसमें इतना टाइम लग जाता है। टाइम कैसे लगेगा हम इसको आगे देखेंगे। तो 31 मार्च तक सरकार को क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, 31 मार्च तक सरकार को पैसे की स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए और पैसे संसद के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, यानी बजट संसद के द्वारा पारित किया जाता है। तो 31 मार्च तक पैसे मिल जाएंगे, 31 मार्च तक को पैसे मिल जाएंगे तो 1 अप्रैल से सरकार पैसे खर्च कर सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब दूसरी कंडीशन होती है, भाई ये जो 1 फरवरी वाला प्रावधान है ये तो 2017 में किया था, उससे पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। अब 28 फरवरी को पेश करते हैं तो ये बजट कब तक पारित होता था, ये लगभग 31 मई तक पारित होता था, 31 मई तक पारित होता था, क्योंकि बजट में 2 महीने पारित होने में लग जाते हैं। तो संसद सरकार को पैसे कब तक देती थी, 31 मई तक देती थी, क्योंकि बिना संसद की स्वीकृति के सरकार पैसा खर्च नहीं करती थी। और पैसे खर्च करने के लिए संसद को स्वीकृति कब मिलती थी, संसद की 31 मई तक मिलती थी। तो अब इसमें समस्या आती थी, क्या आती थी, देखो पैसा तो चाहिए 1 अप्रैल को और पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल कहाँ रहे हैं, 1 अप्रैल से बाद में 31 मई तक मिल रहे हैं। तो समस्या क्या आती थी, भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मई का जो 2 महीने का वक्त है, अप्रैल और मई का, उसमें सरकार के द्वारा पैसे कहाँ से लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए तो पैसे चाहिए और पैसे मिल रहे हैं 31 मई को। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए बजट को 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा, ताकि पैसा 31 मार्च तक ही स्वीकृत हो जाए और 1 अप्रैल को पैसा मिल जाए। और जब 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था तो इस समस्या का समाधान लेखा अनुदान के माध्यम से किया जाता था। किसके माध्यम से किया जाता था, लेखा अनुदान के माध्यम से। लेखा अनुदान क्या होता है, भाई 1 अप्रैल से 31 मई के दौरान जो पैसा खर्च होता था उसकी अनुमति संसद लेखा अनुदान के माध्यम से देती थी, क्योंकि बजट तो पारित होता था 31 मई को, 31 मई से पहले भी सरकार को खर्च चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो पैसा देने के लिए संसद लेखा अनुदान पारित करती थी और इसके माध्यम से पैसा मिलता था। लेखा अनुदान क्या होता है, 2 महीने का खर्च चलाने के लिए अग्रिम पैसा दिया जाता था बिना संसद की स्वीकृति के, क्योंकि पैसा तो संसद की स्वीकृति से ही खर्च कर सकती है सरकार, और संसद की स्वीकृति मिलती थी 31 मई को। तो 1 अप्रैल से 31 मई तक खर्च चलाने के लिए पैसा किसके माध्यम से देती थी, संसद लेखा अनुदान के माध्यम से देती थी। लेखा अनुदान का मतलब है अग्रिम पैसे देना, खर्च के लिए अग्रिम पैसे देना, जो कितना होता था, कुल बजट का 1/6 भाग होता था। जितना हमारा भारत सरकार का बजट है उसका 1/6 भाग पैसा संसद की बिना स्वीकृति के ही सरकार को दे दिया जाता था। उसको क्या बोलते हैं, लेखा अनुदान बोलते हैं। और लेखा अनुदान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 116 में दिया हुआ है। तो लेखा अनुदान क्या है, संसद की स्वीकृति मिलने तक सरकार को खर्च चलाने के लिए अग्रिम दिया जाने वाला पैसा, और बाद में इसकी स्वीकृति संसद से ली जाती थी। अब बात समझ में आ गई कि 1 फरवरी को बजट पेश करने से क्या फायदा होता है, 28 फरवरी को बजट पेश करने से क्या समस्या आ रही थी।
तो अभी वर्तमान में जब 1 फरवरी से बजट पेश किया जाता है तो लेखा अनुदान पारित नहीं करवाया जाता है। क्यों नहीं करवाया जाता? क्योंकि 31 मार्च तक यानी 1 अप्रैल से पहले पहले ही संसद बजट को पारित कर देती है और सरकार को 1 अप्रैल को जो ही नया वित्त वर्ष शुरू होता है उसको पैसे मिल जाते हैं, इसलिए अब लेखा अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे लेखा अनुदान क्या होता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई बजट पेश करने की। अब वर्तमान में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे वर्तमान में एक ही बजट आता है। पहले 2 प्रकार के बजट आते थे। पहले सामान्य बजट अलग होता था और रेल बजट अलग होता था। रेल बजट अलग होता था, लेकिन 2014 के बाद में अब दोनों को मिलाकर एक ही बजट आता है। रेल बजट और सामान्य बजट अब अलग अलग नहीं आते हैं, क्योंकि पहले रेलवे एक बड़ा विभाग है इसलिए इसका अलग से बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2014 में इस परंपरा को खत्म कर दिया और अब एक ही बजट आता है जिसको सामान्य बजट बोलते हैं। उसमें रेलवे से संबंधित खर्चे भी दिखाए जाने लगे हैं। अब हम चर्चा करेंगे संसद की वित्तीय प्रक्रिया के बारे में कि जो बजट होता है या वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ये कैसे संसद से पारित होता है, कितने चरणों के द्वारा ये पारित होता है। बजट पारित होने की प्रक्रिया देखिए। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। बजट के कितने चरण होते हैं? बजट के 6 चरण होते हैं। 6 चरणों से गुजरने के बाद में बजट पारित माना जाता है। और बजट पारित होने के बाद, बजट पारित होने का मतलब है जो सरकार के द्वारा आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको संसद स्वीकृति कर देती है। संसद उसको स्वीकृति कर देती है। तो बजट पारित होने के बाद ही सरकार को संचित निधि से पैसा खर्च करने के लिए मिलता है। तो आइए देखते हैं बजट के कितने चरण हैं, कैसे ये हर चरण में क्या क्या काम होता है। तो पहला देखिए 6 चरण है। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है बजट पर सामान्य बहस होती है। तीसरा विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाती है। चौथा है अनुदान की मांग पर चर्चा होती है और मतदान भी होता है। और फिर विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और फिर बजट का अंतिम चरण है वित्त विधेयक। तो बजट का जो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है वो तो अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है, जिसको हमने अभी देखा है पीछे। और विनियोग विधेयक होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 114 में दिया हुआ है। और अनुदान की मांग पर चर्चा के संबंध में प्रावधान 113 में दिए हुए हैं। यानी अनुच्छेद 112, 113 और 114 इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। बाकी के जो प्रावधान है ना, देखो प्रस्तुतिकरण हो गया, सामान्य बहस, विभागीय समितियों के द्वारा जांच किया जाना और वित्त विधेयक, इनके प्रावधान संविधान में नहीं दिए गए हैं। संविधान में इतने ही प्रावधान दिए गए। एक ये प्रावधान है अनुच्छेद 113 में, 114 में विनियोग विधेयक दे रखा है और अनुच्छेद 112 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 112 में ये प्रावधान दे रखे हैं। ये सारे प्रावधान कहाँ दे रखे हैं? अनुच्छेद 112 में दे रखे हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी के प्रावधान कहाँ दे रखे हैं? जब संविधान में ये प्रावधान नहीं है तो ये प्रावधान कहाँ है सारे? ये प्रावधान लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 1952 में दिए हुए हैं। बजट के कितने चरण होंगे, कैसे बजट पारित किया जाएगा, वो सारे प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में दिया हुआ है। कार्य संचालन नियम 1952 में दिए हुए हैं कि कैसे बजट को पारित करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रावधान तो संविधान में, बाकी सारे कहाँ हैं? जैसे वित्त विधेयक का प्रावधान कहाँ है? लोकसभा के कार्य संचालन नियम में है। विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाएगी, कहाँ लिखा हुआ है? कार्य संचालन नियमों में लिखा हुआ है ना। ये सारी चीजें, सामान्य बहस होगी, ये सारी बातें कार्य संचालन नियमों में लिखी हुई है। तो संविधान में बजट का संक्षिप्त आधार दिया हुआ है, बाकी प्रक्रिया इन लोकसभा के कार्य संचालन नियमों में दी हुई है। तो पहली हम बात करेंगे, पहला चरण हो गया बजट का प्रस्तुतिकरण।
तो बजट का प्रस्तुतिकरण कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करवाएगा। और करेगा कौन? वित्त मंत्री। कहाँ करेगा? लोकसभा में करेगा। बजट का प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान तो संविधान में दिया हुआ है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष का विवरण राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखवाया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। कहाँ करेगा? लोकसभा में करेगा या राज्यसभा में करेगा? तो बजट पहले लोकसभा में रखा जाता है। कहाँ करेगा? लोकसभा में। कैसे प्रस्तुत करेगा? लोकसभा में पहले तो वित्त मंत्री का क्या होता है? भाषण होता है। और भाषण को क्या बोलते हैं? बजट भाषण बोलते हैं। और बजट भाषण के उपरांत वित्त मंत्री लोकसभा में बजट को प्रस्तुत करता है। और लोकसभा में बजट को प्रस्तुत करने के बाद में वित्त मंत्री बजट को कहाँ प्रस्तुत करता है? उसके बाद में वो राज्यसभा में बजट को प्रस्तुत करता है। तो पहली बात हो गई, वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करेगा। पहले वो आके भाषण देगा। भाषण देने के बाद में सदन के पटल पर वो बजट को रख देगा। तो ये लोकसभा में हो गया। लोकसभा के बाद में हो जाएगा राज्यसभा में। वहाँ फिर वो बजट भाषण की वहाँ भी वो बजट को राज्यसभा में रख देगा। तो पहला जो चरण है प्रस्तुतिकरण का, उसमें भाषण देता है और उसके बाद में संसद के पटल पर या लोकसभा के पटल पर वो बजट को रख देता है। उसको क्या बोलते हैं? बजट का प्रस्तुतिकरण। पहला चरण तो हो गया बजट का प्रस्तुतिकरण। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है सामान्य बहस की अवस्था। सामान्य बहस में क्या होता है? देखो भाई, सामान्य बहस का मतलब ये होता है कि बजट के अंदर प्रस्तुत सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में और राजकोषीय नीतियों के बारे में बहस होती है। सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक नीति घोषित की गई है उनके बारे में और राजकोषीय नीतियों के बारे में सामान्य बहस होती है। सामान्य बहस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं होती है। इसमें कराधान और व्यय पर चर्चा नहीं होती है। किस पर चर्चा नहीं होती है? कराधान पर चर्चा नहीं होती है और सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय पर चर्चा नहीं होती है। यानी इन पर चर्चा नहीं होती है। सिर्फ सरकार की आर्थिक नीतियों पर चर्चा होती है कि सरकार ने कौन सी आर्थिक नीति घोषित की है, क्यों की है, कौन सी राजकोषीय नीति सरकार ने घोषित की है। इस पर सामान्य रूप से चर्चा होती है, विस्तृत चर्चा नहीं होती है। और चर्चा के अंत में वित्त मंत्री अगर जवाब देना चाहे तो वो वित्त मंत्री जवाब भी दे सकता है। वित्त मंत्री जवाब दे सकता है। ये सामान्य बहस की अवस्था है। और जो हमने आपको लेखा अनुदान के बारे में बताया था कि सरकार को 2 महीने खर्च चलाने के लिए जो अग्रिम भुगतान दिया जाता है, वो सामान्य बहस के बाद में वो प्रक्रिया आती है। लेखानुदान जिसका प्रावधान अनुच्छेद 116 में दिया गया है, जब तक बजट पारित नहीं हो जाए तब तक सरकार के द्वारा खर्च चलाने के लिए संसद उनको अग्रिम राशि का भुगतान करती है, जिसको लेखानुदान बोला जाता है। लेकिन आजकल लेखानुदान की समस्या नहीं आती है क्योंकि बजट 1 अप्रैल से पहले ही संसद के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है। सरकार को 1 अप्रैल से पहले सारा पैसा मिल जाता है, इसलिए अग्रिम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अग्रिम तो तब दिया जाता था जब बजट 1 अप्रैल के बाद में संसद के द्वारा पारित किया जाता था। तो लेखानुदान की समस्या नहीं आती है। लेखानुदान सामान्य बहस के बाद में जारी किया जाता था। ठीक है। और सामान्य बहस के बाद में क्या होता है? सदन को 3 से 4 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सामान्य बहस के बाद में क्या करते हैं? सामान्य बहस के बाद में 3 से 4 सप्ताह के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। सप्ताह के लिए क्या करते हैं? स्थगित करते हैं। और स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? उस सदन के सभापति के पास या लोकसभा के अध्यक्ष के पास स्थगन करने का अधिकार होता है। स्थगन 1 घंटे हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है। यानी जो छोटा सा ब्रेक होता है एक बैठक के अंतर्गत, उसको क्या बोलते हैं? स्थगन बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट बोलते हैं।
तो ये कौन करता है स्थगन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो सामान्य बहस के बाद में जब स्थगन हो जाएगा तो उस अवधि में क्या काम किया जाएगा? उस अवधि में बजट में जो मांगे की गई हैं, बजट में जो पैसे की मांग की गई है विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, उनकी विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाएगी। जब भी बजट के बाद में अवकाश होता है 3-4 सप्ताह का, उस दौरान विभागीय समितियां बजट की जांच करती हैं। देखिए कैसे जांच करती हैं विभागीय समितियां। पहली बात तो ये समझेंगे कि विभागीय समितियां किसकी जांच करेंगी? बजट में अनुदान की मांगों की जांच करती हैं। बजट में क्या होती हैं? अनुदान की मांग होती हैं, अनुदान की मांग होती हैं, इनकी जांच करती हैं। भाई विभागीय समितियां किसकी जांच करेंगी? अनुदान की मांगों की जांच करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि अनुदान की मांग क्या होती है, इसको पहले समझेंगे फिर इस सारी प्रक्रिया को समझेंगे। आपको जब पैसे चाहिए होते हैं, भाई किसी ड्रेस लाने के लिए चाहिए होते हैं, किताब कॉपी लाने के लिए चाहिए होते हैं, अन्य खर्चे के लिए चाहिए होते हैं, घूमने फिरने के लिए भी पैसे चाहिए, मोबाइल लाने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप क्या करते हो? घर वालों से मांगते हो कि हमें इस काम के लिए 10,000 रुपये चाहिए। जब आपको पैसे की आवश्यकता होती है तो आप घर वालों से पैसे मांगते हो। समझ गए बात? इसी प्रकार सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, जैसे चिकित्सा मंत्रालय हो गया, या मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय हो गया, या सड़क मंत्रालय हो गया, तो इस मंत्रालय के वार्षिक खर्चे के लिए मंत्रालय अपना वार्षिक खर्च चलाने के लिए संसद से पैसे की मांग करता है। वार्षिक खर्च चलाने के लिए क्या करता है? पैसे की मांग करता है। पैसे की मांग करता है। किससे करता है? संसद से। जो मंत्रालय के द्वारा खर्च चलाने के लिए पैसे की मांग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग बोलते हैं। भाई भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी मंत्रालय होते हैं वो अपना वार्षिक खर्च चलाने के लिए पैसे मांगते हैं संसद से, और उन पैसों की मांग को क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग बोलते हैं। जैसे हम अपने खर्चे चलाने के लिए घर वालों से पैसे मांगते हैं, वैसे ही मंत्रालय भी अपना खर्च चलाने के लिए, पूरे जो वित्त वर्ष है उसका खर्च चलाने के लिए संसद से पैसे की मांग करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग बोलते हैं। तो पहली बात आपके समझ में आ गई कि अनुदान की मांग क्या होती है। ठीक है, सरकार में जितने भी मंत्रालय होते हैं, शिक्षा मंत्रालय मान लो, सड़क मान लो, चिकित्सा मान लो, अंतरिक्ष मंत्रालय मान लो, जल मंत्रालय मान लो, जो भी मंत्रालय होते हैं वो सारे पैसे की मांग करते हैं। और पैसे मांगना क्या होता है? अनुदान की मांग करना होता है। अब दूसरी बात आती है कि इनकी जांच कौन करता है? इनकी जांच करती हैं विभागीय समितियां। दूसरी बात है कि विभागीय समितियां क्या होती हैं? विभागीय समितियां क्या होती हैं और इनका गठन क्यों किया जाता है, कब इनका गठन किया गया है? तो विभागीय समितियों का गठन क्यों किया जाता है? ये इन समितियों का गठन मंत्रालयों पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। मंत्रालयों पर नियंत्रण, कैसा नियंत्रण? वित्तीय नियंत्रण। और मंत्रालयों की वार्षिक कामकाज पर निगरानी रखने के लिए, मंत्रालय के वार्षिक कामकाज पर निगरानी रखने के लिए, और मंत्रालयों के द्वारा लाए जाने वाले विधेयकों पर विचार करने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो विभागीय समितियां होती हैं ये प्रत्येक मंत्रालय के लिए होती हैं। हमारे देश में वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं। कितनी विभागीय समितियां हैं? 24 हैं। और मंत्रालय हमारे देश में कितने हैं? लगभग 60 मंत्रालय हैं। तो ये जो 24 विभागीय समितियां होती हैं ना, ये 60 मंत्रालय पर निगाह रखती हैं। यानी एक समिति लगभग 2 या 3 मंत्रालयों के कामकाज पर निगाह रखने का काम करती है। कैसे निगाह रखती है? उस मंत्रालय की वार्षिक जो कामकाज है उसको जांचती है। मंत्रालय के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस पर विचार करती है,
और मंत्रालय के जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को भी नियंत्रित करने का काम करती है, उन खर्चों की जांच करने का कार्य करती है कि मंत्रालय में कोई फालतू के खर्चे तो नहीं किए जा रहे हैं। मंत्रालय के द्वारा जो पैसे की मांग की गई है वो पैसे की मांग सही कार्य के लिए है या जो अनावश्यक कार्य हैं उनके लिए भी की गई है, कितनी पैसे की मांग की गई है, कितनी उनकी आवश्यकता है, इन बातों की जांच करती हैं। कौन करती हैं? विभागीय समितियां। तो विभागीय समितियां यूं समझ लो कि एक मंत्रालय के पूरा उसका कामकाज पर निगाह रखने का काम करती हैं, नियंत्रण रखने का काम करती हैं। तो ये भारत में विभागीय समितियां सबसे पहले 1989 में गठित की गई थी। सर्वप्रथम तो 3 समितियां गठित की गई थी, फिर 1993 में इनकी समितियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी, और 2004 में इन समितियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 24 कर दी। तो वर्तमान में 24 जो समितियां होती हैं, विभागीय समितियां, वो प्रत्येक मंत्रालय पर निगाह रखती हैं। जैसे शिक्षा मंत्रालय हो गया, चिकित्सा मंत्रालय हो गया, सड़क मंत्रालय हो गया, अंतरिक्ष मंत्रालय हो गया, जल मंत्रालय हो गया। ये 24 विभागीय समितियां प्रत्येक मंत्रालय के कामकाज को नियंत्रण रखने का काम करती हैं, उनके कामकाज को जांचने का कार्य करती हैं। तो ये जो विभागीय समितियां होती हैं ये इस अनुदान की मांग की भी जांच करती हैं। क्या करती हैं? जो मंत्रालय के द्वारा पैसे की मांग की जाती है ना संसद से, उस पैसे की भी जांच करते हैं कि इनकी आवश्यकता कितनी थी और इन्होंने कितना पैसा मांगा है। तो वो इन अनुदान की मांगों की जांच करने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करती हैं जो बाद में संसद में अगले चरणों में प्रस्तुत की जाती हैं। तो बजट के तीसरे चरण में क्या काम किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा कि विभागीय समितियां अनुदान की मांगों की जांच करती हैं। भाई पूरा जो संसद होता है वो संसद सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करती है, लेकिन संसद में जैसे एक सदन में 543 सदस्य हैं, तो 543 सदस्य किसी मंत्रालय पर कैसे निगाह रखेंगे? नहीं रख सकते। इसलिए सरकार पर निगाह रखने के लिए, सरकार के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए, उनको उत्तरदायी ठहराने के लिए 15-10 लोगों की एक समिति बना देते हैं, और वो समिति एक विशेष मंत्रालय का ध्यान रखेगी। दूसरी समिति बना देंगे 5-10 लोगों की, वो दूसरी समिति दूसरे मंत्रालय का ध्यान रखेगी। तीसरी समिति बना देंगे 15 लोगों की, वो तीसरे मंत्रालय को नियंत्रित और उनकी जांच करने का कार्य करेगी, ताकि वो मंत्रालय में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने पैसे वो मांग रहे हैं, कितने नहीं मांग रहे हैं, उनकी वो जांच करती रहती है। तो इसलिए तीसरे चरण में जो विभागीय समितियां होती हैं वो अनुदान की मांग की जांच करती हैं और बहुत विस्तृत और गहराई के साथ जांच करती हैं। तो तीसरे चरण में ये प्रावधान होता है, विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाती है। फिर आता है चौथा चरण। फिर देखो चौथे चरण में क्या होता है, विभागीय समितियों के द्वारा जांच करने के बाद में विस्तृत जांच की जाती है और फिर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। इनके द्वारा जो जांच की जाती है वो क्या होती है? विस्तृत होती है, पूरी एकदम गहराई से जांच करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करते हैं। और फिर क्या होता है, अनुच्छेद 113 में फिर अगली प्रक्रिया तो दी हुई है। अनुच्छेद 113 में कहा गया कि भाई जो अनुदान की मांग है उनकी फिर उन पर चर्चा होगी संसद में, क्योंकि अभी तो क्या विभागीय समितियों ने जांच कर ली, ये तो बाहर काम करती हैं संसद के। संसद में जो अनुदान की मांग होती है उन पर चर्चा होती है और उन पर मतदान होता है, और उन पर क्या हो सकता है, उनमें कटौती भी की जा सकती है। चर्चा होती है, मतदान होता है और कटौती भी की जा सकती है। अनुदान की मांग आप समझ ही गए होंगे, प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा अपना वार्षिक खर्च चलाने के लिए संसद से पैसे की मांग की जाती है, उनको अनुदान की मांग बोलते हैं। जैसे चिकित्सा मंत्रालय को पूरे देश में हॉस्पिटल बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो वो संसद से कहेगा कि भाई हमें बजट में वो प्रावधान रख देंगे। जब वित्त मंत्री बजट बनाएंगे तो वो रख देंगे भी चिकित्सा मंत्रालय को 5,000 करोड़ रुपए हॉस्पिटल बनाने के लिए चाहिए। तो ये क्या हो गई, चिकित्सा मंत्रालय की अनुदान की मांग
हो गई। ऐसे प्रत्येक मंत्रालय अपनी अलग अलग अनुदान की मांगे रखते हैं। यानी अनुदान की जो मांगे होती हैं वो हर मंत्रालय के द्वारा रखी जाती हैं, और वो जो अनुदान की मांगे होती हैं वो बजट के अंदर समाहित होती हैं। भाई बजट में क्या होता है, सारे मंत्रालयों के अनुदान की मांगे होती हैं, और संचित निधि पर भारित व्यय होता है, और आय का लेखा जोखा होता है। यही तो चीजें बजट में होती हैं। तो अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है, उन पर मतदान होता है। अगर संसद को लगता है कि अनुदान की मांग ज्यादा है, ज्यादा रुपए मांग लिए किसी मंत्रालय ने, तो उसमें कटौती भी कर सकती है। तो ये प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 113 में। तो आइए देखते हैं अनुदान की मांगों पर किस प्रकार चर्चा होती है। तो अनुदान की मांगों पर चर्चा इस रिपोर्ट के साथ की जाती है। विभागीय समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है संसद में, इस रिपोर्ट के साथ अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है, और बजट पर विस्तृत बहस इसी चरण में की जाती है। बजट पर विस्तृत बहस करते समय ये जो रिपोर्टें होती हैं ये साथ लगी हुई होती हैं। इन रिपोर्टों के आलोक में ही, इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए संसद बजट के प्रत्येक भाग पर चर्चा करती है और मतदान भी कर सकती है। तो आइए देखते हैं चौथे चरण में क्या चीज होती है। बजट का जो चौथा चरण है इसमें अनुदान की मांग पर चर्चा होती है। तो पहली बात होगी अनुदान क्या होता है, हमने आपको बता दिया। दूसरी बात होगी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सहमति से की जा सकती है। अनुदान की मांग करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही मांग की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। ये बात ध्यान में रखना। अनुदान की मांग करने के लिए किसकी सिफारिश चाहिए? राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। पहली बात ये हो गई। अनुदान की मांग कौन से सदन में रखेंगे भाई? राज्यसभा में रखी जाएगी या लोकसभा में रखी जाएगी? ध्यान रखना, अनुदान की मांग हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में अनुदान की मांग लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाएंगी। लोकसभा में इसलिए प्रस्तुत की जाएंगी क्योंकि लोकसभा किसका सदन है? भारत की जनता का सदन है, भारत के लोगों का सदन है, और लोगों का जो पैसा होता है उस पर नियंत्रण भी किसका होना चाहिए? लोगों का ही होना चाहिए। भाई जो संचित निधि में पैसा पड़ा है वो किसका पैसा है? सरकार का पैसा है, राज्यों का पैसा है, या जनता का पैसा है? वो पैसा जनता का है। सरकार के पास जो भी संपत्ति है, पैसा पड़ा है, वो भारत के 150 करोड़ लोगों का पैसा है, और उस पैसे पर नियंत्रण भी किसका है? भारत के लोगों का ही है। इसलिए लोकसभा में ये प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। और इसीलिए हमने आपको कहा था कि सरकार के द्वारा पैसा खर्च करने के लिए अनुमति किससे ली जाएगी? संसद से ली जाएगी, क्योंकि संसद में किसके प्रतिनिधि बैठे हैं? जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं। और पैसे पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? जनता का होना चाहिए। जनता का नियंत्रण किनके माध्यम से है? लोगों, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो नियंत्रित करती है। इसलिए अनुदान की मांग कहाँ रखी जाएगी? लोकसभा में रखी जाएगी। तीसरी बात है कि प्रत्येक मंत्रालय अलग अलग अनुदान की मांग प्रस्तुत करेगा। अलग अलग मंत्रालय अपने अनुदान की मांग प्रस्तुत करते समय अलग अलग रखेगा, यानी हर मंत्रालय अपनी मांग अलग रखेगा। प्रत्येक मंत्रालय अपने अनुदान की मांग अलग अलग रखेगा, एक साथ नहीं रखी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय की अलग मांग होगी, चिकित्सा मंत्रालय की अलग मांग होगी, सड़क मंत्रालय की अलग मांग होगी। यानी जो अनुदान की मांग होगी वो मंत्रालयवार होंगी। अनुदान की मांग क्या होंगी? मंत्रालयवार होंगी। और प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान की मांग पर चर्चा करने के लिए टाइम और डेट फिक्स होता है। यानी प्रत्येक मंत्रालय की जो अनुदान की मांग होगी उस पर चर्चा के लिए टाइम डिसाइड होता है। चर्चा के लिए दिनांक और टाइम निश्चित होता है, दिनांक और समय, कि फलाने मंत्रालय के अनुदान की मांग की चर्चा के लिए 20 फरवरी को किया जाएगा,
दूसरे मंत्रालय को 21 फरवरी को किया जाएगा, तीसरे को 22 को किया जाएगा, चौथे मंत्रालय को 25 होगा, 26 होगा। इसलिए प्रत्येक तारीख को अलग अलग मंत्रालय की अनुदान की मांग पर चर्चा होगी, वो पहले से डिसाइड होता है। दूसरी बात है कि जब मंत्रालय अनुदान की मांग प्रस्तुत करेंगे संसद में, जब अनुदान की मांग को प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अनुदान की मांगों को 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांट देंगे? अनुदान की मांग को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा अनुदान की मांग 2 भागों में बांटी जाएगी। अनुदान की मांग 2 भागों में कैसे बांटेंगे? एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक तो जो संचित निधि पर भारित व्यय होता है, संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा हो गया संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय। संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय अपने अनुदान की मांग को 2 भागों में बांट देगा। पहले प्रकार की अनुदान की मांग कौन हो जाएगी? संचित निधि पर भारित व्यय। दूसरा संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय। जैसे मान लीजिए विधि मंत्रालय है, कानून मंत्रालय है, तो वो अपने अनुदान की मांग 2 भागों में बांटेगा। पहले भाग में कौन से अनुदान की मांग रखेगा? पहले भाग में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिए जाने वाले वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान रख देगा। भाई विधि मंत्रालय के द्वारा अपने अनुदान की मांगों को 2 भागों में बांटा जाएगा, तो पहले भाग में वो क्या रख देगा? यहाँ पे तो वो रख देगा सुप्रीम कोर्ट, यानी एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को दिया जाने वाला वेतन से संबंधित प्रावधान रख देगा। तो ये तो क्या होता है? संचित निधि पर भारित व्यय होता है। और दूसरा मंत्रालय को चलाने के लिए जैसे बिजली का बिल चाहिए, और मंत्रालय के लिए स्टेशनरी चाहिए, पानी चाहिए, नाश्ता पानी चाहिए, और मंत्रालय को चलाने के लिए इन वेतन के प्रावधानों के अलावा जो पैसे चाहिए वो सारे यहाँ रख देंगे। यानी मंत्रालय के दैनिक कामकाज के लिए जो पैसा चाहिए, मंत्रालय के दैनिक कामकाज के लिए, या कहीं कोई बिल्डिंग बनानी है मंत्रालय की, या कोई न्यायालयों की बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो सारा पैसा यहाँ रख देंगे। तो प्रत्येक मंत्रालय इसी प्रकार 2 भागों में अनुदान की मांग रख देता है। अब ये 2 भाग बताएं, इसके पीछे कारण है। देखो, ये जो अनुदान की मांग है ना संचित निधि पर भारित व्यय वाली, इस पर सिर्फ चर्चा हो सकती है। इस पर क्या हो सकती है? सिर्फ चर्चा। इस पर मतदान नहीं होगा। इस पर क्या नहीं होगा? मतदान नहीं होगा। सिर्फ क्या हो सकती है? चर्चा हो सकती है। यानी इस व्यय में कटौती नहीं कर सकते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन में कटौती नहीं कर सकते, सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय। इस व्यय पर क्या हो सकती है? चर्चा भी होगी, और इस पर क्या होगा? मतदान भी होगा। इस पर क्या हो सकता है? चर्चा भी हो सकती है, मतदान भी हो सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो मतदान होगा वो सिर्फ कौन से सदन में होगा? वो सिर्फ लोकसभा में होगा। कौन से सदन में होगा? लोकसभा में। यानी मतदान, अनुदान की मांगों पर मतदान कभी राज्यसभा में नहीं होगा। कारण क्या है? वित्त पर नियंत्रण किसका होता है? जनता का होता है। तो जनता ही उस पर मतदान करेगी कि उसमें कटौती करनी है, नहीं करनी है, अनुदान की मांग पारित करनी है या नहीं पारित करनी है। तो चर्चा तो क्या हो सकती है? चर्चा तो भाई लोकसभा में भी हो सकती है और राज्यसभा में भी हो सकती है। ये चर्चा भी लोकसभा और राज्यसभा में हो सकती है, लेकिन मतदान सिर्फ कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। कौन सी मांग पर होगा? जो संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय होगा, उसी पर सिर्फ मतदान होगा। संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब मतदान होगा तो वो कौन से बहुमत से होगा? मतदान हमेशा सामान्य बहुमत से होगा। यानी जितने सदस्य सदन में उपस्थित हैं 100 हैं, तो 100 का सामान्य बहुमत कितना होता है? 51 हो गया। 200 हैं तो 200 का सामान्य बहुमत कितना हो गया? 101 हो गया। तो यहाँ जो मतदान होता है
वो मतदान सामान्य बहुमत से होता है। कौन से बहुमत से होता है? सामान्य बहुमत से। और याद रखने वाली बात है कि मतदान सिर्फ कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। चर्चा दोनों सदनों में हो सकती है। और संचित निधि पर भारित जो व्यय है इसमें कटौती नहीं होगी, यानी न्यायाधीशों के वेतन को आप कटौती नहीं कर सकते। यहाँ पर जो खर्चा है उसमें क्या हो सकती है? कटौती हो सकती है। यहाँ पे जो खर्चा उसमें कटौती हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। तो कटौती कैसे होगी उसको भी हम आगे देखेंगे। इससे पहले गिलोटिन शब्द आता है, उसको समझ लेते हैं कि भाई जैसे शिक्षा मंत्रालय की जो मांग है उस पर 20 तारीख को चर्चा होगी, सड़क मंत्रालय की मांग पर 21 को चर्चा होगी, और चिकित्सा मंत्रालय की मांग पर चर्चा कब होगी? इसको 23 तारीख को होगी। अंतरिक्ष मंत्रालय की मांग पर चर्चा होगी 25 तारीख को होगी। तो ठीक है, इस दिन हो गई, इस दिन हो गई। अब क्या हुआ? 23 तारीख को क्या हो गया? 23 और 25 तारीख को सदन स्थगित हो गया। क्यों हो गया? हंगामे की वजह से हो गया, कामकाज नहीं हो पाया। लेकिन इनकी चर्चा इस दिन होनी थी। तो अब क्या होगा? चर्चा तो हर अनुदान की मांग पर करनी है और मतदान भी होना है। तो अब क्या करेंगे? इसके लिए इन दोनों मांगों पर सबसे लास्ट में क्या करेंगे? बिना चर्चा के मतदान करवा देते हैं। जिन मांगों पर यहाँ पे चर्चा होनी थी इस दिन तो क्या हो गया? लोकसभा में हंगामा हो गया और चर्चा नहीं हो पाई। अब अगले दिन क्या होगा? 26 तारीख को मान लीजिए अन्य मंत्रालय है, जल मंत्रालय की चर्चा होगी, 28 को अन्य मंत्रालय की चर्चा होगी। तो इन पर चर्चा बाद में नहीं होगी। इन पर क्या होगा? बाद में बिना चर्चा के मतदान होगा। इन दो मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर क्या होगी बाद में? या अन्य जो अनुदान की मांग बच जाती है जिन पर चर्चा नहीं हो पाती है किसी भी कारण से, उन पर फिर क्या होगा? बिना चर्चा के मतदान होता है। बिना चर्चा किए मतदान होता है। इसको क्या बोलते हैं? बिना चर्चा मतदान होने को क्या बोलते हैं? गिलोटिन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? गिलोटिन बोला जाता है। गिलोटिन का मतलब है किसी अनुदान की मांग पर किसी कारणवश जब चर्चा नहीं हो पाती है तो बाद में जो बिना चर्चा की हुई सारे अनुदान की मांगों को एक साथ बिना चर्चा के उन पर मतदान करवाया जाता है, उसको बोलते हैं गिलोटिन। अब देखो इसमें यहाँ पर जब चर्चा और मतदान होता है तो ये जो संचित निधि में से जो व्यय किया जाता है इस पर कटौती भी हो सकती है। यानी संसद के द्वारा जो मंत्रालयों से अनुदान की मांगे आती हैं, इन अनुदान की मांगों में कटौती भी की जा सकती है। अनुदान की मांगों में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। और कटौती कौन सी मांगों में की जाएगी? जो मांग संचित निधि में से किए जाने वाले व्यय से संबंधित हो। तो उन पर कटौती 3 प्रकार की हो सकती है। देखो, कटौती प्रस्ताव आएंगे, कटौती प्रस्ताव उन पर आ सकते हैं। कटौती कौन सी अनुदान की मांग पर आएगी? जो अनुदान की मांग संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय हो। संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय हो। सिर्फ इसी पर ही कटौती हो सकती है। संचित निधि पर भारित व्यय में कटौती नहीं हो सकती। संचित निधि पर भारित व्यय कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग के जो वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान है वो संचित निधि पर भारित व्यय में आता है। संचित निधि पर भारित व्यय। तो जो भारित व्यय होता है उस पर मतदान नहीं होगा, कटौती नहीं होगी। न तो मतदान होगा न कटौती होगी। सिर्फ क्या हो सकती है? चर्चा कर सकते हैं। यानी इसमें कोई कटौती नहीं कर सकते। तो कटौती किस में होगी? संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय। तो देखिए कटौती 3 प्रकार की हो सकती हैं। कटौती करेगी कौन? तो लोकसभा करेगी। 3 प्रकार की कटौती होती है। नीतिगत कटौती, दूसरी हो गई सांकेतिक कटौती,
कटौती और तीसरा हो गया आर्थिक कटौती। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन और इसको बोलते हैं टोकन कट और इसको बोलते हैं पॉलिसी कट। ठीक है, अब ये कटौती किसके द्वारा की जाएंगी? अगर बजट लोकसभा में तो लोकसभा के द्वारा ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के लाए जा सकते हैं। कटौती प्रस्ताव लाने के पीछे क्या कारण होते हैं, देखिए पहले इसको समझते हैं। कटौती प्रस्ताव इसलिए लाए जाते हैं ताकि सरकार की नीति के प्रति असहमति दर्ज करवा सकें। सरकार की कोई भी नीति है उसके प्रति अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए या नीति के प्रति असहमति दर्शाने के लिए कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। पहला कारण तो ये हो गया कटौती प्रस्ताव लाने का। और दूसरा जो कारण है कटौती प्रस्ताव लाने का वो है अनुदान की मांगों में कटौती करना। अनुदान की मांगों से असहमति प्रकट करना। अनुदान की जो मांग है उनसे असहमति प्रकट करना। अनुदान की मांगों से असहमति प्रकट करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। एक तो सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने जो नीति बनाई है उस नीति के प्रति विरोध दर्ज करवाने के लिए विपक्ष के द्वारा नीति का विरोध किया जाता है। विपक्षी सदस्य कोई वैकल्पिक नीति का भी प्रस्ताव कर सकते हैं। और दूसरा है अनुदान की जो मांग है, यानी जो पैसे की मांग की जाती है उससे भी कई बार असहमति प्रकट करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव जैसे नाम से स्पष्ट है, पॉलिसी कट बोलते हैं इसको, पॉलिसी कट मोशन। तो सरकार की किसी नीति से असहमति प्रकट की जाती है, सरकार की किसी नीतिगत निर्णय से असहमति प्रकट की जाती है। सरकार के किसी नीतिगत निर्णय से असहमति प्रकट करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। और विपक्ष के द्वारा कोई वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत की जा सकती है, कोई अल्टरनेटिव नीति भी प्रस्तुत की जा सकती है, वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें सरकार की जो भी नीति होती है उसको पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया जाता है। जैसे सरकार को कहीं बड़े बांध बनाने के लिए सरकार ने अपनी नीति बनाई है और उन बांधों के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है कि हम वहां पे बांध बनाएंगे और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए। तो विपक्ष के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, इस जो नीति है बांध बनाने की, इसको अस्वीकृत करने के लिए जो अनुदान की मांग है ना 1000 करोड़ रुपए, उसको घटाकर कितनी कर देंगे, सिर्फ 1 रुपया कर देंगे। क्या करेंगे, 1000 करोड़ रुपए की राशि को कितना कर देंगे घटाकर, इसको घटाकर कर देंगे सिर्फ 1 रुपया। तो 1 रुपये में तो कोई बांध बनेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, सरकार की नीति को अस्वीकृत कर दिया। किसके माध्यम से, उनकी अनुदान की मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया। अब 1 रुपया में तो कोई बांध बनेगा नहीं। तो इसलिए ये नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाया जाता है ताकि जब सरकार की नीति से विपक्षी सदस्य असहमत होते हैं। और राशि कितनी घटा दी जाती है, अनुदान की राशि को घटाकर इसको 1 रुपया कर दिया जाता है। फिर आता है दूसरा कटौती प्रस्ताव जिसको सांकेतिक कटौती बोलते हैं। सांकेतिक कटौती है, इसको टोकन कट भी बोलते हैं, टोकन कट मोशन। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव जब कार्यपालिका के विरुद्ध कोई शिकायत होती है, जब विपक्षी सदस्यों को या सांसदों को कार्यपालिका के प्रति कोई विशिष्ट शिकायत को अभिव्यक्त करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। कार्यपालिका के प्रति शिकायत दर्ज करवाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है।
ठीक है, क्यों लाया जाता है? कार्यपालिका से कोई शिकायत होती है तो ये लाया जाता है। और इसमें अनुदान की राशि में कितनी कटौती की जाती है? इसमें अनुदान की राशि में से 100 रुपए की कटौती की जाती है। 100 रुपए की कटौती की जाती है। जैसे कहीं 1 लाख रुपए का कोई अनुदान मांगा गया तो उसमें से 100 रुपए काटेंगे, बाकी 99,900 रुपए की मांग स्वीकृत कर दी जाती है। यानी यहाँ पे कटौती सिर्फ कितने रुपए की जाएगी? 100 रुपए की कटौती की जाएगी। 1000 रुपए की मांग की है तो 900 रुपए स्वीकृत कर देंगे, 100 रुपए उसमें से काट लेंगे। यानी ये सांकेतिक कटौती है, कार्यपालिका के प्रति शिकायत को दर्शाने के लिए, शिकायत व्यक्त करने के लिए की जाती है। यहाँ पे पूरी राशि काट कर सिर्फ कितनी कर देंगे? 1 ही रुपया कर देते हैं। 1000 रुपये मांगे मान लीजिए तो 1000 रुपये में से 999 रुपये काट लेंगे, 1 रुपये की स्वीकृति देंगे। यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये काटेंगे। और आर्थिक कटौती प्रस्ताव है, ये मितव्ययता के लिए लाया जाता है। मितव्ययता के लिए लाया जाता है जब किसी सरकार की नीति का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो किसी विशेष मद में कुछ विशिष्ट राशि को काट लिया जाता है। यानी ये किसके लिए लाया जाता है? मितव्ययता के लिए। यानी साधारण भाषा में ये कंजूसी की जाती है। कंजूसी क्यों की जाती है? मितव्ययता की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीति का बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो ये किसी विशेष मद में, किसी विशेष मद में खर्च में कटौती के लिए लाया जाता है। कटौती के लिए लाया जाता है। और इसमें राशि का उल्लेख किया गया नहीं है। इसमें एक निश्चित राशि अनुदान की मांग में से काट लेते हैं। राशि का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, निश्चित राशि कम कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव आते हैं। पहला कटौती प्रस्ताव नाम से स्पष्ट है, सरकार की नीति के प्रति असहमति दर्ज करवाने के लिए। राशि कितनी घटा देंगे? जितनी राशि दी गई है उसमें से घटाकर सिर्फ 1 रुपया कर देंगे उसको। सांकेतिक कटौती कार्यपालिका के प्रति शिकायत दर्ज करवाने के लिए राशि कितनी घटाएंगे? 100 रुपये घटा देंगे। 1000 रुपये में से 100 घटा दिए, 900 रुपये बच गए। आर्थिक कटौती किसके लिए लाया जाता है? मितव्ययता के लिए लाया जाता है। सरकार की किसी नीति से अर्थव्यवस्था पर अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो किसी विशेष मद में से निश्चित राशि को काट लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक कटौती या इकोनॉमिक कट मोशन बोला जाता है। तो सरकार, संसद के द्वारा ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। हालांकि कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं क्योंकि सरकार का संसद में बहुमत होता है, और अगर ये कटौती प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए सरकार का बहुमत होने के कारण कटौती प्रस्ताव कभी भी पारित नहीं होते हैं। फिर देखिए आगे क्या चरण, कौन सा चरण दिया हुआ है। तो कटौती प्रस्ताव तो यहाँ आता है, अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो अब क्या होता है? अनुदान की मांग पर चर्चा भी हो गई, मतदान भी हो गया, कटौती प्रस्ताव भी आ गया। उसके बाद में क्या प्रक्रिया होती है? अब जितना भी अनुदान संसद के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, यहाँ पे सब काम करने के बाद में संसद क्या कर देगी? अनुदान को स्वीकृति दे देगी। संसद क्या करेगी? अनुदान की मांगों को स्वीकृति दे देगी। अनुदान की मांग को स्वीकृति दे देगी। सारे मंत्रालय की जो अनुदान की मांग है उनको सभी को संसद स्वीकृति दे देगी। और स्वीकृति देने के बाद में जो अनुदान की मांग है, जो पैसे हैं, वो संसद कहाँ डाल देगी? वो सरकार के खाते में डाल देगी। और सरकार के पास 3 प्रकार के खाते हैं। कौन से खाते में डालती है? संचित निधि में डालती है। यानी संसद के द्वारा जो अनुदान की मांग स्वीकृत की जाती है, यानी जो पैसे स्वीकृत किए जाते हैं, वो कौन से खाते में डालेंगे? संसद संचित निधि में डाल देती है। संचित निधि में डाल देती है। अब सारा पैसा कहाँ आ गया? संचित निधि में आ गया। कौन सा पैसा? जो संसद ने अनुदान की मांग के रूप में प्रत्येक मंत्रालय के लिए स्वीकृत किया था। यानी जितना बजट का पैसा था वो सारा पैसा कहाँ डाल दिया? इस निधि में डाल दिया।
ठीक है। अब देखो फिर बजट का जो पांचवा चरण आता है विनियोग विधेयक, इसमें क्या होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं पांचवा चरण। पांचवा चरण क्या है? विनियोग विधेयक है। और विनियोग विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में इसका प्रावधान दिया गया है। विनियोग विधेयक वह विधेयक होता है जिसके द्वारा संचित निधि से सरकार पैसा निकालती है। यानी संसद ने पैसा स्वीकृत करके कहाँ डाल दिया? संचित निधि में डाल दिया। और फिर सरकार जो पैसा निकालेगी ना संचित निधि से, उसके लिए सरकार विधेयक लाती है। उस विधेयक को क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोलते हैं। यानी संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोला जाता है। जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। यानी विनियोग विधेयक के माध्यम से क्या करते हैं? संचित निधि से पैसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? धन निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। संसद ने तो पैसा स्वीकृत करके कहाँ डाल दिया? संसद ने तो अनुदान की मांग स्वीकृत करके इसमें पैसा डाल दिया, और फिर इस विधेयक के द्वारा ये पैसा सरकार निकालेगी। कौन निकालेगी? सरकार इन पैसों को निकाल लेगी, फिर अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, अलग अलग काम के लिए मंत्रालयों को दे देगी। यानी विनियोग विधेयक आएगा वो तो सभी मंत्रालयों का सामूहिक होता है। हालांकि अनुदान की मांग तो अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग होती है, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आती है तो जो भी संसद के द्वारा पैसा स्वीकृत किया जाता है, अनुदान की मांग स्वीकृत की जाती है, वो सारी सामूहिक रूप से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। तो विनियोग विधेयक के द्वारा कौन सा पैसा निकाला जाता है? पहला तो जो अनुदान की मांग के रूप में संसद ने स्वीकृति दी है वो पैसा, और दूसरा संचित निधि पर भारित वे, यानी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है वो पैसा विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाएगा। तो विनियोग विधेयक के माध्यम से दो प्रकार का पैसा निकाला जाता है। पहला अनुदान की मांग के रूप में स्वीकृत पैसा, और दूसरा संचित निधि पर भारित व्यय। संचित निधि पर भारित व्यय, ये दो प्रकार का पैसा इस विधेयक के द्वारा संचित निधि से निकाला जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको विनियोग विधेयक क्या होता है। विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार संचित निधि से पैसा निकालती है। यानी पैसा निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोलते हैं, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में दिया गया है। पहली बात यह हो गई। दूसरी बात है विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। विनियोग विधेयक किस प्रकार का विधेयक होता है? धन विधेयक होता है। देखो धन विधेयक कैसे होता है। धन विधेयक होता है क्योंकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि संचित निधि से धन का विनियोग धन विधेयक कहलाता है। संचित निधि से धन का विनियोग धन विधेयक कहलाता है। ये धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है कि संचित निधि से अगर धन का विनियोग हो रहा है तो वो कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक होगा। 110 में ये बात कही गई है। और विनियोग विधेयक से भी क्या निकाला जाता है? संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। संचित निधि से धन का विनियोग किया जाता है। भाई विनियोग जो शब्द है ना, इसका मतलब है निकालना। विनियोग का मतलब क्या होता है? निकालना, पैसा निकालना। तो इसलिए विनियोग विधेयक किस प्रकार का धन होता है? किस प्रकार का विधेयक होता है? धन विधेयक होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है बजट का सबसे आखिरी चरण, जो छठवां चरण है। इसकी हम बात करेंगे, जिसको क्या नाम दिया गया है? वित्त विधेयक नाम दिया गया है।
बजट का जो छठवां चरण है उसको क्या नाम दिया गया है? वित्त विधेयक नाम दिया गया है। अब आपने ध्यान से देखा होगा, अभी तक हमने बजट के जो 5 चरण देखे हैं उसमें सिर्फ व्यय की बात की है, यानी खर्च की बात की है। यहाँ से यहाँ तक किसकी बात की है हमने बजट में? व्यय की बात की है, सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाएगा उसकी बात की है। लेकिन आप जानते हो बजट में आय का लेखा जोखा भी होता है। सरकार अपने आय बढ़ाने के साधन भी बजट में निर्धारित करती है, इस प्रकार के टैक्स लगाती है। कई प्रकार के टैक्स के माध्यम से सरकार अपनी आय पक्ष को भी मजबूत करती है। सरकार के द्वारा अपनी आय को बढ़ाने के प्रावधान भी बजट में किए जाते हैं। यहाँ तक तो खर्च के प्रावधान थे, व्यय के प्रावधान थे, व्यय या खर्च के प्रावधान थे। तो बजट में आय के प्रावधान भी होते हैं, और वो आय के प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? वो सबसे लास्ट चरण में दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है? आय प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक तो 5 चरण में तो खर्च या व्यय की बात की गई है। सबसे जो लास्ट का चरण है वित्त विधेयक, उसमें आय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि सरकार को पैसे भी तो चाहिए। जो यहाँ पैसे दे रहा है सरकार, संसद दे रही है, उनको देने के लिए सरकार के पास पैसे आने तो चाहिए। तो आने के लिए जो प्रावधान है उसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं। और पैसा आएगा कैसे सरकार के पास? कर के माध्यम से आएगा। कैसे आएगा? टैक्स या कर के माध्यम से। टैक्स या कर के माध्यम से पैसा आएगा। सरकार के द्वारा कर लगाए जाने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोला जाता है। यानी कर लगाने का जो विधेयक होता है या टैक्स लगाने का विधेयक होता है उसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक। टैक्स लगाने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको वित्त विधेयक बोलते हैं। वित्त विधेयक क्या होता है? वह विधेयक जिसमें करारोपण के प्रस्ताव हों, वह विधेयक जिसमें कर लगाने के प्रस्ताव हों। यानी इस विधेयक के माध्यम से सरकार हमारे ऊपर कर लगाती है। तो ऐसा विधेयक जिसके माध्यम से कर लगाती है वो कौन सा विधेयक होता है? वित्त विधेयक होता है। फाइनेंस बिल होता है। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल भी बोलते हैं। फाइनेंस बिल ये बजट का सबसे अंतिम चरण है, और ये सरकार के कौन से पक्ष को मजबूत करता है? आय पक्ष को मजबूत करता है। ये बजट का अंतिम और छठवां चरण है। ये पारित होने के बाद में बजट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। विनियोग विधेयक पैसा निकालने के लिए लाया जाता है। वित्त विधेयक टैक्स लगाने के लिए लाया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वित्त विधेयक होता है वो भी एक प्रकार का धन विधेयक होता है। हमने पहले बात की थी विनियोग विधेयक भी धन विधेयक है। अब हम कह रहे हैं कि वित्त विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक है। तो वित्त विधेयक धन विधेयक क्यों होता है, इसके लिए भी हमें धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में देखनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की दूसरी परिभाषा देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि टैक्स या कर लगाना या कर को हटाना या कर में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। तो कर लगाना, कर हटाना, कर में परिवर्तन करना क्या होता है? धन विधेयक होता है। और वित्त विधेयक में भी क्या किया जाता है? कर लगाया जाता है। वित्त विधेयक में भी हमारे ऊपर कर लगाया जाता है, इसलिए वित्त विधेयक भी क्या होता है? एक प्रकार का धन विधेयक ही होता है। तो इस प्रकार ये बजट की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें 6 चरण हमने देखे हैं। 5 चरण तो व्यय से संबंधित हैं, और जो अंतिम चरण है छठवां चरण, ये आय से संबंधित है। इसमें सरकार आय बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने का प्रावधान करती है। और जो छठवां चरण है ये संविधान में नहीं दिया गया है, लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम में दिया गया है। संविधान में विनियोग विधेयक दिया गया 114 में, अनुदान की मांग दी गई है 113 में, और बजट से संबंधित परिभाषा, बजट के प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 112 में। बाकी सारी जो प्रक्रिया है बजट पारित करवाने की, वो
लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में दी हुई है। इस प्रकार बजट इस प्रक्रिया के माध्यम से पारित होता है और जो ही बजट पारित हो जाता है फिर सरकार पैसे आराम से निकाल सकती है और अपना खर्च पूरे वर्ष भर का चला सकती है। तो बजट के माध्यम से क्या होता है? बजट के माध्यम से सरकार को संसद पैसा निकालने की अनुमति प्रदान करती है, क्योंकि पैसे पर किसका अधिकार होता है? जनता का होता है। जनता का प्रतिनिधित्व कौन से सदन में होता है? संसद में होता है। तो संसद के बिना स्वीकृति के सरकार एक भी पैसा नहीं निकालती। तो सरकार पैसे निकलवाने की स्वीकृति कहाँ से लेती है? संसद से लेती है। किससे लेती है? बजट के माध्यम से लेती है। तो बजट एक प्रकार के संसद की अनुमति लेने का माध्यम है। सरकार पैसा खर्च करने के लिए संसद से बजट के माध्यम से अनुमति लेती है।